टॉपिक इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट डेवलप हो जाती है, जो किसी भी डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। इंसुलिन की सेक्रीशन नहीं हो रही, या फिर इंसुलिन का एक्शन प्रॉपर नहीं है, या फिर इन दोनों रीजंस की वजह से ये हो सकता है। इसके बाद बात आती है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो या तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या क्रॉनिक होती हैं। एक्यूट में होती है हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, या फिर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोनिक कोमा भी हम इसको पढ़ लेते हैं, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम के नाम से भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल की शॉर्ट टर्म इम्बैलेंसेस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती हैं। फिर बात आती है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर देखी जाती है जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। बेसिकली इनमें कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो ज़रूर अफेक्ट हो रहा होता है। इसके अलावा जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं, दोनों ही देखी जाती है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में। इसके बाद ये 5 से 10 साल के डायग्नोसिस के बाद उसमें मिलती है। फिर बात आती है कि जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो या तो माइक्रोवेस्कुलर होती है या मैक्रोवेस्कुलर होती हैं। माइक्रोवेस्कुलर में बेसिकली जो डैमेज होता है वो छोटी ब्लड वेसल्स को होता है, और जो मैक्रोवेस्कुलर होता है वहाँ पे जो डैमेज होता है वो बड़ी वेसल्स को होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती हैं। अगर हम माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर को देखें तो माइक्रोवेस्कुलर में आईज हमारी मोस्टली अफेक्ट होती है, किडनी अफेक्ट होती है, न्यूरोपैथीज डेवलप होती हैं। बेसिकली आई में हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, रेटिनोपैथी हो जाता है। मैक्रोवेस्कुलर में आपका ब्रेन अफेक्ट होता है, हार्ट और बहुत सारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जिनमें आपका जैसे डायबिटिक फुट डिसीज़ हो गया, ऐसे डिसीजेज इंक्लूड होते हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उसमें आपका वही हम लोगों ने पढ़ा था, रेटिनोपैथी होती है, दैट इज़ डैमेज टू द आइज़ होता है, डैमेज टू द किडनी होता है, नेफ्रोपैथी होती है, रीनल फेलियर हो जाता है बेसिकली वो। और फिर आता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है, नर्व्स डैमेज होती हैं, जैसे डायबिटिक फुट डिसऑर्डर हो गया या इम्पोटेंसी होगी। इसके बाद बारी आती है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, तो हार्ट, ब्रेन और एक्सट्रीमिटीज़ हम पढ़ रहे थे। तो हार्ट में देखो क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज़ जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे एमआई के अटैक्स फ्रिक्वेंटली होने लगते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनसफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की लेग्स के अंदर, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेज़ हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं डायबिटीज़ की। तो यार एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि इंसुलिन रिएक्शन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में बेसिकली होता क्या है कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो 50 से 60 तक गिर जाता है। इसके बाद बारी आती है तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अब बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो या तो एड्रेनर्जिक सिम्टम्स आते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम आते हैं। एड्रेनर्जिक सिम्टम्स और इन सब में क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया में, इन्हीं को बेसिकली दो चीज़ों में बांटा गया है। एड्रेनर्जिक सिम्टम्स आएंगे या फिर उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो अफेक्ट होने वाला है। इसके बाद बात आती है कि जो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है वहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक का नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा सेक्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग, ट्रिमर, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, नर्वसनेस या हंगर डेवलप हो जाती है पेशेंट के अंदर। इसके बाद बात आती है कि मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड ग्लूकोज तो गिर ही रहा है, उसके अलावा जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी भी फंक्शनैलिटी में फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या होगा, जो पर्सन है वो इनेबिलिटी होगी, उसे कंसंट्रेट करने में हेडेक होगा, कन्फ्यूजन, मेमोरी लैप्सेस होंगे, स्लर्ड स्पीच होगी, इमोशनल चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर, इरिटेशन और कॉम्बैटिव बिहेवियर आएगा, डबल विजन आ सकता है, डिप्लोपिया आ सकता है बेसिकली। इसके बाद बारी आती है हाइपोग्लाइसीमिया की। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसे कोई और पेशेंट के जैसे हाइपोग्लाइसीमिया जैसे सिम्टम्स उसके अंदर असेस हो सकते हैं। सिम्टम्स में इंक्लूड होगा कि उसका डिसोरिएंटेड बिहेवियर होगा, सीजर्स डेवलप होंगे। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर डेवलप होने वाली है, डिफ़िकल्टी अराइज होएगी जब भी वो सोएगा। इसके अलावा आता है मैनेज कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट यही होगा कि उसके हाइपोग्लाइसीमिया को हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 4 ग्लूकोज की टैबलेट उसको दे देंगे, 4 से 6 फ्रूट जूस या फिर कोई रेगुलर सोडा जो है, ऐसी सारी चीज़ें हम उसको रिकमेंड करेंगे। 6 से 10 लाइफ सेवर या फिर कोई अलग कैंडीज़ हम उसको दे देंगे, 2 से 3 चम्मच चीनी खिला देंगे। इसके बाद बात आती है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं वो 15 मिनट में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 70 से 70 तक इतने तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर सिस्टम अभी भी परसिस्ट करें तो 10 से 15 मिनट के बाद भी ट्रीटमेंट के, तो हम क्या करते हैं ब्लड ग्लूकोज की टेस्ट को दोबारा करना पॉसिबल होता नहीं है। तो इसलिए सिम्टम्स को रिवॉल्व करने के लिए हम कोई ऐसा स्नैक देंगे जिसमें प्रोटीन या स्टार्च हो। इसके बाद इमरजेंसी मेजर्स यही हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया और वो कुछ स्वेलो नहीं कर पा रहा, तो अगर हम उस केस में उसे ग्लूकागॉन दे देंगे 1 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली। इसके बाद है ग्लूकागॉन जो हार्मोन है
उसमें अल्फा सेल्स होते हैं जो पैंक्रियाज से सेक्रेट होते हैं, बेसिकली ग्लूकोज रिलीज़ करा देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ग्लूकागॉन देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फोटो में ग्लूकागॉन दिखाया हुआ है, बेसिकली सोल्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलता है, इमरजेंसी सप्लाईज़ में आ जाता है ये। ठीक है, इसको आप फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ग्लूकागॉन कैसे देना है। 1 मिलीग्राम 1 यूनिट के अराउंड ये हम लोग इसको सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बेसिकली जो पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, स्वेलो नहीं कर पाते, जो मतलब ओरली नहीं ले सकते, उन्हें हम 25 से 50 ml 50% डेक्स्ट्रोज के साथ पानी में इसको आईवी के रूप में भी दे देते हैं। इसके अलावा जो इसका इफेक्ट्स होता है ना, वो यूजुअली कुछ ही मिनटों में हमें दिखने लगता है। इसके बाद बारी आती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की। तो अभी जो हमने देखी माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर, ठीक है, ऐसे ही अब ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है। बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन है जो यूजुअली देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं ठीक से डिटेल में। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है कि वहाँ पे जो इनएडुकेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी जनरेट होती है और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ आ जाती है। 3 फीचर्स होते हैं इसके। हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत सीवियर वाला। एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। तो 3 नाम इसमें पता चल रहे हैं। डायबिटीज़ है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, एसिडोसिस होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि बिना इंसुलिन के क्या होता है, ग्लूकोज जो सेल्स में एंटर कर रहा होता है वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से लिवर जो है वो उसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये सारे ही फैक्टर हाइपरग्लाइसीमिया को लीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को निकालने के लिए किडनी जो है वो ग्लूकोज को अलॉन्ग विद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक्सक्रीट आउट करने लगती है। 3 कॉजेज होते हैं। एक तो क्या, डिक्रीज या मिस डोज होती है इंसुलिन की, या फिर कोई इलनेस या इन्फेक्शन हो चुका है, कोई अनडायग्नोस अनट्रीटेबल डायबिटीज़ है पेशेंट को। उसके अलावा कुछ अदर पोटेंशियल कॉजेज जो आते हैं डिक्रीज इंसुलिन के, जैसे कि पेशेंट एरर होगा कि इंजेक्टेबल इंसुलिन को इंजेक्ट करने में, इंटेंशनल स्किपिंग ऑफ इंसुलिन डोजेज में, हु आर हैविंग डिफिकल्टी। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कि इलनेस और इन्फेक्शन भी हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा जो फिजिकल स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हार्मोन जो कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है लिवर में। इसके अलावा जो इंसुलिन के लेवल्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं इलनेस की वजह से भी। तो इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये सब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को लीड करते हैं। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया में मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को ब्लड विजन वीकनेस एंड हेडेक डेवलप होगा। उसके अलावा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम की डिप्लीटेशन होगी, जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 20 मिलीग्राम 20 mmHg से गिर जाएगा। पेशेंट जो है वो जीआई सिम्टम्स भी की कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लिकेशंस पता चल गई, मैनिफेस्टेशंस हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो 300 से 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मिलने वाला है। कुछ पेशेंट में ग्लूकोज की वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो सकती हैं, लेकिन उसमें और वैल्यूज़ बढ़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, जो बेसिकली उसकी डिहाइड्रेशन पर डिपेंड करता है। इसकी प्रिवेंशन बेसिकली कैसे की जा सकती है, अगर किसी तरह की इलनेस है तो उसे पहले से प्रिवेंट करके रखो। ठीक है, पेशेंट मस्ट बी टॉट 6-day रूल्स फॉर मैनेजिंग देयर डायबिटीज़ जब वो इल हों। तो इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बेसिकली हम लोग पेशेंट को टीच करके रखते हैं कि व्हेनेवर ही और शी इज़ इल दे हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसको उन्हें फॉलो करना ही करना है। अब इसके बाद आती है पेशेंट एजुकेशनल गाइडलाइन, जो हम बेसिकली उसको देते हैं। 6-day रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या कि आपको ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट्स जो हैं वो अच्छे से लेने हैं। ब्लड ग्लूकोज और यूरिन कीटोन्स जो है वो हर 3 से 4 घंटे के अंदर लेना है। उसके अलावा जो ग्लूकोज लेवल आपके बढ़ चुके हैं उन्हें ठीक से मैनेज करना है। इंसुलिन रिगार्डिंग पेशेंट को सप्लीमेंटल डोजेस के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर के बारे में उसको ठीक से गाइड किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट अगर उसको कोई नोजिया, वॉमिया, डायरिया फिजिक है तो उसे फिजिशियन के पास जाना है ताकि एक्सट्रीम फ्लूइड लॉस ना हो जाए। पेशेंट को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हम उसे ओरल फ्लूइड्स लेने की इनेबिलिटी और ये सब चीज़ों के बारे में उसे अच्छे से गाइड करके रखते हैं। ये होते हैं 6-day रूल्स। अब इसके बाद हम हमने पढ़ा जैसे कि डायग्नोस्टिक्स में कैसे करेंगे, हमने देखा कि अगर 6-day रूल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। बेसिकली हमने उसका कैसे करना है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपको हाइपरग्लाइसीमिया हमें ट्रीट करना है। तो सबसे पहला मैनेजमेंट तो यही हो जाता है। दूसरा ये होता है कि हमें डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और जो एसिडोसिस डेवलप हुआ है इन सब चीज़ों से उसको प्रिवेंशन दिलानी है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन होगा, इसलिए हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट को फॉलो करते हैं।
इसलिए हम क्या करते हैं 6 से 10 लीटर आईवी फ्लूइड दे देते हैं, जिससे फ्लूइड लॉस रिप्लेस हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशंस जो हैं वो देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस को हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि हमने डिहाइड्रेशन पे काउंटर कर लिया है या नहीं कर लिया है। ठीक है, उसके लिए लंग असेसमेंट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब हम लोग देखते रहते हैं। उसके अलावा साइंस ऑफ ओवरलोडिंग भी बहुत ज़रूरी होते हैं ओल्डर पेशेंट्स में, क्योंकि अगर हमने ओवरलोडिंग हो गई है तो अगर हमने नहीं देखा तो उसको रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। ज़्यादातर ओल्डर पेशेंट्स में होता है। तो हमें आईवी फ्लूइड्स देने हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी ओवरलोडिंग ना हो, और उसकी एक्सेस हमें बेसिकली याद रखनी है कि ना हो जाए। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर्स करने थे हमें, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, डीकेए में पोटेशियम बेसिकली बहुत ज़्यादा डिप्लीट आउट हो जाता है, तो इसलिए हमें इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी जारी रखनी है। इसके बाद आती है एसिडोसिस को अब हम कैसे रिवर्स करेंगे। तो जो कीटोन बॉडीज हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया है बॉडी में, एसिडोसिस डेवलप हो गया है। उसके लिए हम एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैट ब्रेकडाउन को रोकने के लिए इंसुलिन को यूजुअली इंट्रावीनसली हम लोग दे देते हैं स्लो कॉन्टिन्यूस रेट के साथ। ठीक है, तो ये सब था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। अब एक और कंडीशन आती है विच इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम, जिसे हम हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट भी बोलते हैं। ये बहुत ही डेंजरस स्टेट होती है, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्डर पेशेंट होते हैं, जो अबव 50 होते हैं या 70 के आसपास के लोग होते हैं, उनमें बेसिकली ये कंडीशन देखने को मिलती है। इनमें बेसिकली हिस्ट्री रहती है डायबिटीज़ की। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो हाइपोटेंशन हमें मिलना ही मिलना है, प्रोफाइम डिहाइड्रेशन हमें मिलने वाला है, ट्रैकीकार्डिया मिलेगा उस पेशेंट के अंदर, न्यूरोलॉजिकल साइंस भी हमें मिल सकते हैं, हेमीपैरेसिस सेंसोरियम सीजर्स मिल सकता है। इसके बाद आता है कि जो मोर्टालिटी रेट होंगे 10 to 40%, वो भी बहुत ज़्यादा हमें इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कि ये जो डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, इसकी डायग्नोस्टिक चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या, उसको ब्लड ग्लूकोज देंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, बन देंगे, उसका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो चेक करेंगे, सीरम ऑस्मोलैरिटी, आर्टीरियल ब्लड ग्लैस एनालिसिस, और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, इन सबको हम मॉनिटर करते रहेंगे। बात आती है मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो HHNS का है बेसिकली वो भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरह ही रहेगा। वही सेम हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करेंगे, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें फिर से कंटिन्यू रखेंगे। फ्लूइड ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसे पेशेंट की नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी होती है। उसके वाइटल साइंस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, फ्लूइड स्टेटस मैनेज किए जाते हैं, उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज़ को चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। उसके अलावा उस पेशेंट में हम लोग सेंसोरियम सेकेंडरी चेंजेस ना कर रहे हो वो चेक करते रहते हैं। फ्लूइड स्टेटस, यूरिन आउटपुट अच्छे तरीके से हम उसके मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं HHNS की जो हमें देखनी होती है। अब इसके बाद आती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं यार। देखो, हम उसको IV फ्लूइड दे रहे हैं तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। ठीक है, अगर हमें जो ओवरलोड दे दिया अगर फ्लूइड का, तो उसकी वजह से उसका हार्ट फेलियर या रीनल फेलियर हो सकता है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, सेरेब्रल एडिमा भी डेवलप हो सकता है। तो ये सारी सी कॉम्प्लिकेशन है HHNS की। अब इसके बाद करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं यार डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, हमने लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखी थी, दैट इज माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। ये वही टेबल वापस से आ गई है। तो वही हमें पता है कि माइक्रोवेस्कुलर की जो छोटी वेसल्स में हो और मैक्रो जो कि लार्जर वेसल्स में हो। तो यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी दिखाया हुआ है। बेसिकली आई डिसीज़ होता है इसका जो रीज़न है डेवलप होने का वो यही होता है कि हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट चल जाती है। पेशेंट का जो शुगर लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अप चल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, उसकी जो आइज़ होती हैं उसमें रेटिनल चेंजेस आने लगते हैं, रेटिनोपैथी डेवलप होने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी या आई डिसीज़ हम लोग इसको बोलते हैं। बेसिकली लीडिंग कॉज होता है ये, जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट के अंदर ब्लाइंडनेस या फिर उसकी विजुअल डिसेबिलिटी आती है। होता क्या है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज होने लगता है, उनकी जो लेयर होती है वो डैमेज होने लगती है रेटिना की, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो वेसल्स डैमेज होने लगेंगी तो बंदा का विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब इसके बाद आती है इसके सिम्टम्स बेसिकली कैसे आने वाले हैं। होता तो जो ये ब्लाइंडनेस है ये बड़ी बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेटिव प्री प्रोफिलेटिव रेटिनोपैथी होती है, ब्लर होता है विजन, फिर मैकुलर एडिमा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना जो है वो यूजुअली हम रेगुलर एग्जामिनेशन में मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात है तो वहाँ पर यही रहता है कि हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करना है, स्मोकिंग अगर वो पेशेंट करता है तो उसे रुकवाना होगा। तो गुड मेटाबॉलिक कंट्रोल जो है वो इसका बेसिकली अगर हम रखें तो उसका ऑनसेट और उसका प्रोग्रेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी का कम किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट जो है वो विजन को बचा सकती है। अब बात आती है किडनी डिसीजेज़ की। अभी हमने जैसे पढ़ा नेफ्रोपैथी जो है या रीनल डिसीज है, ये बेसिकली डायबिटिक मेलाइटिस के सेकेंडरी डिसीजेज़ है, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस जो किडनी के अंदर आ जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे
बेसिकली इसमें एटियोलॉजी यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं किडनी की वो डैमेज हो रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से किडनी डायलिसिस तक के चांसेस डेवलप होने लगते हैं या किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक की रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि किडनी फुल ऑन डैमेज हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं, उनमें इनिशियल साइंस मिल जाते हैं रीनल डिसीजेस के 10 से 15 साल बाद उनके अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 के होते हैं उनके अंदर 10 साल में ही ये चेंजेस दिख जाते हैं। तो बेसिकली टाइप 2 में जल्दी चेंजेस दिख जाते हैं रीनल। अब इसके सिम्टम्स क्या है कि पेशेंट जो है वो पहले तो कोई सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो डिसीज़ पुराना होता जाएगा वो बंदा थकने लगेगा, उसको अनेमिक डेवलप हो जाएगा, वो ठीक से सोच नहीं पाएगा, उसके अंदर डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जनरेट हो जाएंगे। डायग्नोसिस बेसिकली यही होता है कि आप ब्लड प्रोटीन्स जो लीक हो रहे हैं यूरिन से उन्हें वापस से रिस्टोर कर लो, ठीक है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट यही चलेगा कि आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करोगे, ठीक है, उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है तो उन्हें कंट्रोल करोगे, उन्हें प्रिवेंट करोगे, कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस की अवॉइडेंस रखोगे, एडजस्ट करोगे मेडिकेशंस को, रीनल फंक्शनल चेंजेस को, ठीक है। ज़्यादातर उसे लो सोडियम डाइट या फिर लो प्रोटीन डाइट पे हम लोग उसमें रखते हैं। अब इसके बाद बारी आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथीज़ की, न्यूरोपैथीज़ की। तो अभी हमने पढ़ी थी, अभी हमने पढ़ा डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में, ठीक है, जिसमें हमें पता चला कि टाइप 2 में जल्दी चेंजेस आते हैं। टाइप 1 के डायबिटिक रेटिनोपैथी हमने पढ़ी, जिसमें हमें पता चला कि आपके डायबिटिक डिसीजेज़ जो हैं वो रेटिना की वजह से माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस कैसे डिस्टर्ब करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथीज़। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि वैसे ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली नर्व्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरली ऑटोनॉमिक और स्पाइनल नर्व्स कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। होता क्या है इसमें से कि जो हाइपरग्लाइसीमिया या फिर ब्लड फ्लो होता है वो डैमेज कर देता है छोटी वेसल्स को। इस डैमेज की वजह से क्या होता है, सेंसरी लॉस होने लगता है बॉडी में, डैमेज हो जाते हैं लिम्स, इम्पोटेंसी तक जनरेट हो जाती है, ठीक है, मेन में इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है। सिम्टम्स इसका बेसिकली नर्व्स जो इफेक्ट होती हैं उन पर डिपेंड करता है, जैसे डमनेस आ जाएगी एक्सट्रीमिटीज़ में, पेन होने लगेगा, इम्पोटेंसी डेवलप हो जाएगी, सेंसेशन टू फीड, ये सब चीज़ें होती हैं कि फीट में से सेंसेशन चली जाएगी, एक्सट्रीमिटी टॉर्गन्स पे से सेंसेशन चली जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्यूटेशन तक करने तक की नौबत आ सकती है। इसके बाद बात आती है सेक्सुअल डिसफंक्शन। बेसिकली होता क्या है, इम्पोर्टेंसी कैसे जनरेट हो रही है, और ये डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन भी है। होता क्या है, ये जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो बेसिकली इसमें डॉक्यूमेंट नहीं करी हुई है। बेसिकली होता क्या है, वेजाइनल लुब्रिकेशन एज वी मेंशन इज अ पॉसिबल न्यूरोपैथिक अफेक्ट, बट अदर पॉसिबल सेक्शुअल फंक्शनिंग वुमेन विद डायबिटीज इंक्लूड लिबिडो एंड लैक ऑफ फीलिंग ऑफ सेक्शुअल एक्साइटमेंट। नाउ व्हाट इज डायबिटिक फुट डिसीज, इट्स बेसिकली 50 to 70% ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में डेवलप होता है, जिसमें आपको एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, ठीक है। होता क्या है कि 50% ऑफ जिन पेशेंट में एम्पुटेशन हम लोग सोचते हैं या उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको अपने फुट की केयर कैसे करनी है, कैसे उसको डेली बेसिस पे मैनेज करके चलना है। डायबिटिक फुट डिसीजेज में बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स या नर्व्स होती हैं उनमें अल्सरेशन या फिर सब्सिक्वेंट लिम्ब एम्प्यूटेशन की वजह से ये हो जाता है। होता क्या है कि कॉस्टली कॉम्प्लिकेशन है ये डायबिटीज़ की, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको एम्प्यूटेशन तक करवानी पड़ जाती है। इसके अलावा वैस्कुलर न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होता है ये, ठीक है, इसलिए आपको अपने पैर की बहुत ज़्यादा एम्प्यूटेशन के बाद रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्सरेशन दिख रही है हमें फ़ोटो में, दोनों इमेजेस में हम देख रहे हैं कि हमें अल्सरेशन डेवलप हो चुका है, गैंग्रीन डेवलप हो जाता है समटाइम्स, जिसकी वजह से होता कुछ नहीं है डायबिटिक फुट डिसीज़ में कि इस डिसीज़ की वजह से बॉडी में इतना ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिक लेवल हो चुके हैं कि अब बॉडी में जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे अल्सर्स डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपको फुट को एम्प्यूटेट तक करना पड़ सकता है। बात आती है फूड असेसमेंट और फूड केयर इंस्ट्रक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट का ध्यान रखते वक्त। तो हमें बेसिकली क्या करना है, उसके फूड इन्फेक्शंस को हमें प्रिवेंट करा के रखना है, उस पेशेंट को ट्रीट करना है कि कैसे वो अपनी फुट की केयर करे, कैसे उसको अपनी आप को बचा सकता है फर्दर कॉम्प्लिकेशन से। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसको ट्रेन करके रखते हैं। इसके अलावा जो फीट होता है उसको डेली बेसिस पे उसको इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि उसमें ब्लिस्टर्स तो नहीं फॉर्म हो रहे, रेड तो नहीं हो रहा, फिशर्स तो नहीं डेवलप हो गए, कैलिसिस अल्सरेशंस को उसकी प्रिवेंट करके रखते हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन करके रखते हैं, उसके वाउंड्स को इन्फेक्ट नहीं होने देते फर्दर किसी और इन्फेक्शन से। उसका टेम्परेचर हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे होता क्या है कि जो मीडियम और लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं वो तक अफेक्ट होती हैं। होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, स्क्लेरोस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर प्लैक डेवलप हो जाता है, जो कि वेसल्स वॉल्स पे चिपक जाता है। अब होता क्या है, ये जो प्लाक होता है ये जाके वेसल्स पे क्लॉग्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से वेसल्स ब्लॉक हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब जो एथेरोस्क्लेरोटिक ये चेंजेस आए हैं इसकी वजह से होता क्या है कि जो डायबिटीज़ में जो पर्सन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी और चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज बनने लगते हैं, उस प्लेग की वजह से सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेज बनने लगते हैं। तो ये सब कुछ था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। थैंक